स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके हिंदी की क्लास में। पिछली क्लास में हमने आत्म परिचय को पढ़ा, एक्सप्लेन किया, हमने व्याख्या बताया आपको संदर्भ और प्रसंग के साथ, और उसका काव्य सौंदर्य भी हमने बताया आपको। आशा है कि आपको वो पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, उसकी व्याख्या। और उसी क्रम में अब आपके जो आरोह भाग 2 में पहला पाठ है हरिवंश राय जी के द्वारा निशा निमंत्रण का 2 भाग आपको दिया गया है, एक आत्म परिचय, दूसरा एक गीत। तो आज मैं आप सबके सामने एक गीत की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ, और आप देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने जो एक्सप्लेन किया था कुछ वैसा ही आपको एक्सप्लेनेशन, कुछ उससे अच्छा जहाँ ज़रूरत है देने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है एक गीत पाठ में। तो सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आपको पाठ का जो शीर्षक है, पाठ के शीर्षक के बारे में आपको ज़रूर पता रहे, क्योंकि अगर पाठ का शीर्षक दिया गया है तो कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर रहा होगा, इसीलिए दिया गया। और अगर जो शीर्षक दिया गया है, क्या वो शीर्षक उस पाठ में प्रासंगिक है कि नहीं, कहानी के, कविता के अनुसार, इस बात का भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आत्म परिचय में हमने देखा, आत्म परिचय में अपनी मन की बातों को, अपने परिचय को, अपनी बात को कवि ने बताया। एक गीत में हम देखेंगे इन्हीं बातों को एक गीत मतलब लयबद्ध तरीके से अधिक तुकांत शब्दों के द्वारा बातें कही गई हैं। तो गीत का मतलब ऐसी बात जिसको गा करके कही जाए, तो आपको एक गीत का अर्थ समझ में आएगा। तो आप देखेंगे कि उसका अलग से एक शीर्षक भी आप दे पाएंगे। तो दूसरा शीर्षक भी आप पाठ पढ़ते रहेंगे और दूसरा शीर्षक भी आप सोचे रहेंगे, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक, आइए देखते हैं क्या कुछ है आपके इस एक गीत पाठ में। शुरुआत में ही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ दिन जल्दी ढलने की बात की गई है, मतलब ये कि यात्रा के समाप्त होने की, मतलब यात्रा को जल्दी पूरा करने की बात की गई है। और ये यात्रा क्या होती है, किसी भी यात्री के लिए उसकी यात्रा करना उसका लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कितनी जल्दी कार्य करते हैं, कुछ वैसी बातें यहाँ बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों को जानते हैं कि क्या क्या शब्द आए हुए हैं। तो ढलना, ढलना का मतलब समाप्त होना। पथ, रास्ते को हम कहते हैं, मंजिल, लक्ष्य को, और पंथी, पथ पर चलने वाला ही पंथी होता है। पथ मतलब राह, तो राह पर चलने वाला राहगीर, पथिक ही पंथी हम कह सकते हैं, यात्री भी कह सकते हैं, बटोही भी हम कहते हैं इसको। तो आते हैं इसके संदर्भ पर। संदर्भ में हम आपको शुरू से ही बताए हैं कि केवल ये बताना है कि ये कविता की पंक्तियाँ कहाँ से आपको उद्धृत करके दी गई हैं, कहाँ से ये ली गई हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कृति निशा निमंत्रण से ली गई है। प्रसंग में हम बताते हैं कि जो भी आपके सामने प्रस्तुत है काव्यांश, वो किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है, उसी को हम बताते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग होगा इसका, कवि ने यह बताना चाहा है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेज़ी से चलता है। और यहाँ पर बताने के लिए उसने एक चिड़िया का उदाहरण लिया है, चिड़िया को प्रतीकार्थक रूप में यहाँ प्रयोग किया है कवि ने। और उसे लगता है कि मानो दिन अपनी स्वाभाविक गति से बहुत तेज चल रहा है, मतलब जैसे किसी दिन के चलने की गति होती है, समय बीतने की जो गति होती है, उसकी अपेक्षा कुछ तेज़ी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी यात्रा जो है वह थोड़ा पीछे हो रही है, कुछ ऐसा बताया है कवि ने। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त का मतलब जो ऊपर लिखी गई हैं बातें,
जो पंक्तियाँ ऊपर लिखी गई, उपरोक्त पंक्तियाँ आत्मपरिचय नामक कविता से ली गई हैं। तो ये आत्मपरिचय नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पर हो जाएगा एक गीत। एक गीत कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी। बता क्या रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसी को समझाते हुए उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देख यात्री तेज़ी से चलता है। ये स्वाभाविक है, हर कोई जब लगता है कि समय कम है, जैसे आपके लिए जो आपका लक्ष्य होगा वो परीक्षा हाल में आपका लक्ष्य है कि क्वेश्चन पेपर को हम समय के अंदर ही, निर्धारित समय के सीमा जो आपको दी गई है उसी के अंदर आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा हल कर सके। तो जब आप देखते हैं कि समय कम हो रहा है, समय कम बचा है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप स्पीड बढ़ा देते हैं कुछ। तो यहाँ पर जो लक्ष्य है यात्री का, वो उसका अपना यात्रा पूरी करना है। आपके लिए आपका लक्ष्य क्या होगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, इस कारण वह दिन भर थका होने के बावजूद भी जल्दी चलता है। ये वही कि आपको जब लगता है कि क्वेश्चन पेपर में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम बचा है, तो आप स्पीड बढ़ा देते हैं। वैसे ही जो कवि है उसको भी जो यात्री की बात बता रहा है कि यात्री जो है वह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चल रहा है। उसको पता है कि यात्रा पूरी हो जाएगी, वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, बस थोड़ी दूर और है उसका लक्ष्य। इसीलिए वह अपनी गति को बढ़ा देता है, अपनी स्पीड को तेज कर देता है। और फिर उसी में आगे है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भरकर पैरों की गति को कम नहीं होने देता। वही जो हमने अभी आपको बताया। तो इसकी जो व्याख्या होगी कि दिन जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी चलता है, दिन जल्दी ढलता है। तो मतलब ये कि समय को बताया गया है कि समय किस प्रकार से तेज गति से चल रहा होता है, और ये उस समय और तेज़ी से हमें प्रतीत होने लगता है जब हमारा लक्ष्य थोड़ा सा बचा हो और हमें उसको पूरा करने की जल्दी हो। तो वही कुछ बातें यहाँ की गई हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद इसमें जो दिया गया है इसका अगर काव्य सौंदर्य पूछ लिया जाए कि काव्य सौंदर्य इसका क्या होगा, व्याख्या तो आप जान लिए। तो काव्य सौंदर्य में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि काव्य सौंदर्य में हम दो बातें बताते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हमें बताते हैं कि इस कविता का भाव क्या है, किस भाव को ध्यान में रख करके कविता लिखी गई है। जो काव्य पंक्तियाँ हैं हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं, इसमें क्या भाव निहित है। शिल्प सौंदर्य में हम बताते हैं कि कैसे इनकी रचना की गई है। तो यहाँ हम भाव सौंदर्य में बताएंगे कि लक्ष्य को प्राप्त होते देख, लक्ष्य को पास आते हुए देख, जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला यात्री के लिए, यात्रा पूरी करने वाले के लिए यात्री, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला राहगीर है, उसके लिए जब उसको प्रतीत होता है कि लक्ष्य सामने है तो थोड़ा जल्दी की भावना उसके अंदर, मतलब वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, वह लालायित है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो आप बताएंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास को बताया गया है कि किस तरह से प्रयास करता है कोई। और शिल्प सौंदर्य में हम देखते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों के साथ साथ उनका लय क्या है, उनमें कौन सा छंद है, रस है, अलंकार है, शब्दों की शुद्धता कितनी है और इन शब्दों की भाषा क्या है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे कॉमन सा शिल्प सौंदर्य आपको एक बता देना है, क्या कि भाषा आसानी से समझने योग्य है, और दूसरा ये कि इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो
किसी भी आपको काव्य पंक्ति में तत्सम शब्द जरूर मिल जाते हैं। अगर आपके सामने दुविधा ये रहती है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं, तब ये बातें और आप समझ में आता है। आपको पता ही है तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, तद्भव वो होते हैं जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हुए उनका हम प्रयोग करते हैं। तो आपको तत्सम और तद्भव में अंतर पता ही होगा। तो जब पता रहेगा तो आप बता देंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों का अद्भुत मेल दिख रहा है या तद्भव तत्सम शब्दों की अनुपम छटा देखने को मिल रही है। तो आते हैं इसमें देखेंगे। और एक बात, तुकांत शब्दों का प्रयोग। तुकांत का मतलब ठीक उसी ध्वनि के साथ जब शब्दों का अंत होता है, पंक्तियों का अंत होता है, तो वहाँ तुकांत शब्द आते हैं। अधिकतर जो आपकी कविता होती है, काव्य पंक्तियाँ होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि लयबद्धता की वजह से तुकांत शब्द जरूर आते हैं, जिससे कि काव्य को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुकांत शब्द क्या हैं। ढलता है, कहीं के बाद फिर ढलता है। चलता है, तो आप ये कहेंगे कि ढलता है, चलता है में तुकांत शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ साथ अलंकार को भी हम देखेंगे। हमने आपको बताया था कि जैसे ही किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है एक से ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार, तो जैसे ही एक से ज़्यादा बार वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी ढलता है में अनुप्रास अलंकार है। और एक बात आपको बताएंगे कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अगर एक शब्द दो बार आ जाते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, क्या, अगर एक शब्द दो बार आ जाते हैं, जल्दी जल्दी, हर हर, पास पास, फूल फूल में, फूल फूल में, इसके साथ साथ और एक क्या, कण कण में, कण कण में। जिनको जिनको मैंने अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है, इनमें आप देखेंगे कि एक ही शब्द योजक चिन्ह के साथ आ जा रहा है। इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। डैश बोलना बंद कर दीजिएगा, जानते रहिए आप, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, जब एक ही शब्द दो बार आ जाता है तो इसको हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। और जहाँ भी आपको ये मिल जाता है वहाँ आप ये बताएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल और केवल काव्य में थोड़ा सा आकर्षण लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थ इसके नहीं बदलते हैं। तो भाव सौंदर्य में जीवन को पूरी ऊर्जा से जीने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रस्तुत गीत में जीवन को एक यात्रा पथ माना है। ये भी सही है। जो कवि जी हैं वो पूरे जीवन को ही एक यात्रा मान लेते हैं, और सबके लिए यात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये अभी देखेंगे आप, अगले काव्य पंक्ति में आपको मिलेगी बात कि किसी चिड़िया का उदाहरण दिया है, पक्षी का। पक्षी के लिए घर से बाहर निकलने के बाद उसके घोंसले में पहुंचने की यात्रा, सुबह अनाज की तलाश में जाना, फिर वापस घोंसले तक आना, ये उसकी यात्रा होगी। विद्यार्थी के लिए उसकी जो यात्रा है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, क्या, पढ़ाई करके, अध्ययन करते हुए उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य होता है, उसकी यात्रा यहाँ है। लेकिन जो सांसारिक जीवन में मनुष्य जीता है उसकी यात्रा क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में ऐसे कार्य कर देना जिससे कि वह दोबारा जन्म लेने की फिर से ज़रूरत ना पड़े थी, उसकी यात्रा ये है। तो उसकी जीवन यात्रा, सबकी यात्राएं अलग अलग होती हैं, सबके लक्ष्य भी अलग हो सकते हैं, लेकिन
सबके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो संघर्ष आता है वो कॉमन सी बात है, बिना संघर्ष के लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो आते हैं यहाँ पर, इसमें कवि ने रात्रि के आगमन से पूर्व मन में उठने वाली इच्छाओं में आशंकाओं को सहज व मार्मिक शैली में व्यक्त किया है। और शिल्प सौंदर्य में क्या, सरल सहज प्रवाहमयी भाषा भावाभिव्यक्ति के अनुकूल है। ये तो मैंने बताया है कि कॉमन सी बात आपको बतानी है कि भाषा कैसी है, तो वो तारीफ में बता देनी कि भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य है। ये आपका एक पॉइंट तैयार हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर आप ये बताते हुए शिल्प सौंदर्य को लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले पद की तरफ। आगे जो हमने कहा उदाहरण दे करके कवि ने बताया है, क्या बताया है कि कैसे किसी की यात्रा का क्या उतार चढ़ाव लगा रहता है, किसी की यात्रा कैसे होती है। यहाँ पक्षी का उदाहरण दिया है, क्या, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि ने चिड़िया का उदाहरण देते हुए, पक्षी का उदाहरण देते हुए अपनी भी बातें बताई है। दो बातें हैं, दोनों को हम जानते हैं। क्या, शुरुआत में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ कवि अपनी बात बता रहा है। क्या बता रहा है, कह रहे बच्चे प्रत्याशा में होंगे। पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए कि प्रत्याशा क्या, आशा और उम्मीद, नीड़ घोंसला को कहेंगे, पर पंख है चंचलता, थोड़ा चपलता से है, मतलब ये कि थोड़ा सा अस्थिरता से है, कुछ करने के लिए आप चंचल तरीके से थोड़ा सा हंसी के उल्लास में आकर के। विकल व्याकुल परेशान, व्याकुल मतलब परेशान, हित भलाई, चंचल ये देखिए क्रियाशील और स्थिर अस्थिर, शिथिल, शिथिल मतलब ढीला थका मादा, पद के लिए यहाँ पैर यहाँ अर्थ होगा, उर का हृदय और विह्वलता बेचैनी और भावातुरता से है। एक एक करके जानते हैं। क्या, कवि यहाँ पक्षी के माध्यम से उदाहरण दे रहा है कि पक्षी सोचती है, जब पक्षी घोंसले से निकली रहती है अनाज की तलाश में, दाना चुगने के लिए बाहर निकलती है, शाम होने के समय, जब शाम होता है तो शाम के समय में उसके मन में आता है क्या, कि चलते हैं अब समय हो चुका है, बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे, बच्चों को हमारी आस लगी होगी। और फिर उसी में कह रहे हैं कि ये बातें जैसे ही पक्षी को ध्यान में आती हैं, जैसे ही वह जान लेता है कि जो पक्षी है कि उसके बच्चों की याद उसको आ रही है, तो थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशू आ गया था। तो जो पक्षी है जब वो उसको याद आती है कि घोंसले में बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, तो अपनी गति को तेज़ करती है, थोड़ा तेज़ करके, क्योंकि उसको भी घर पहुंचने की जल्दी रहती है। और कवि ने यहाँ पर पक्षी का उदाहरण इसीलिए दिया है क्योंकि वो यहाँ पर तुलनात्मक तरीके से ये बताना चाह रहा है कि देखिए संसार में जिनके आगे पीछे कोई रहता है, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनका जो लक्ष्य होता है वह संसार के क्रियाकलापों के अनुसार हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को बताता है वो अकेला है। तो जब वो अकेला है तो उसके लिए तो उसका एक ही लक्ष्य है, क्या, जीवन की जो यात्रा है जन्म से मृत्यु के बीच में। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि कवि ने क्या कहा है पक्षियों के माध्यम से। कवि कह रहा है कि यह ध्यान रहे कि पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और इसके साथ साथ
कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जैसे ही चिड़िया को, पक्षी को ये याद आती है कि उसकी कोई राह देखने वाला है, तो वह उसको ये थोड़ी सी चिंता सताने लगती है कि दिन बीत रहा है, समय कम हो रहा है, हमें जल्दी से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाहिए और यहाँ कोई है जो मेरी राह देख रहा होगा। आगे जो मैंने बताया आपको, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है पक्षी के माध्यम से, दूसरा वो अपनी बात भी बता रहा है, अपनी बातों को तुलनात्मक तरीके से बताएगा कि कैसे उसमें और संसार में क्या अंतर है। क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे तो कोई मिलने के लिए परेशान ही नहीं है, कोई विह्वल ही नहीं है, कोई व्याकुल ही नहीं है, कोई है ही नहीं जो मुझसे भी मिलने के लिए चाह रख रहा है, कोई ऐसा है नहीं जो मेरी राह देख रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। और मैं होऊं किसके हित चंचल, चिड़िया के पास तो उसके अपने बच्चे हैं, चिड़िया के पास उसके घोंसले में उसके बच्चे हैं जो उसकी राह देख रहे हैं कि चिड़िया कब पहुंचेगी, लेकिन मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों चंचल हूँ, मैं क्यों तीव्र करूँ अपनी गति, मैं ऐसा क्यों सोचूं। आगे उसी में कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मतलब ये बात बता रहे हैं कि चिड़िया जिस इच्छा की वजह से, पक्षी जिस इच्छा की वजह से अपनी गति को थोड़ा बढ़ाती है, अपने पैरों में थोड़ी सी चंचलता लाती है, थोड़ी सी अस्थिरता लाती है, मतलब वो बढ़ाती है अपने गति को, चलने की स्पीड को बढ़ाती है, लेकिन मेरे पास तो कोई है ही नहीं। जब मेरे पास कोई है नहीं तो मेरे पैरों में, पद मीन्स यहाँ पैर, मेरे पैरों में कौन किसकी वजह से क्यों आए, क्यों मैं जल्दबाजी करूं, क्यों मैं जल्दी में हो जाऊं। आगे भरता उर में विह्वलता, यही बात मुझे चिंतित कर रही है, यही बात मुझे परेशान कर रही है, बेचैन कर रही है, यही बातें हमारे दिल में बेचैनी का भाव ला रही हैं। क्या? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और बात क्या थी कि मेरे साथ कोई है ही नहीं कि जिसके लिए मैं परेशान हूँ, मेरी तो कोई परवाह करने वाला ही नहीं है। आते हैं जब हमको बताना होगा लिखित रूप से, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा मौखिक रूप से व्याख्या दी आपको, अब लिखित रूप में जब लिखना होगा थोड़ा सा शब्दों का चयन, शब्दों को हम व्यवस्थित तरीके से, वर्तनी का ध्यान रख करके अच्छे तरीके से लिखते हैं, जिससे कि जो भी हमारा प्रसंग व्याख्या पढ़े, जो, क्योंकि हम परीक्षा के दृष्टि से यहाँ आपको कंटेंट दे रहे हैं, आपको परीक्षा के दृष्टि से उत्तर तैयार करना है, तो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो ऐसा देखे कि हाँ कुछ सही व्यवस्थित तरीके से प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है, तो आकर्षण बढ़ेगा आपके उत्तर की तरफ। ठीक, देखते हैं संदर्भ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित, ये आपको नॉर्मल सा बतानी है। प्रसंग क्या है? इस काव्यांश में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया का उदाहरण देता है। चिड़िया का उदाहरण थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर तो यहाँ ऐसे बता रहे थे अपनी बात और चिड़िया की बात, तो यहाँ अपनी बात को वो तुलनात्मक तरीके से बताने के लिए तुलना करता है पक्षी की और अपनी, कि किसी के साथ अगर कोई चाहने वाला, कोई आगे पीछे परवाह करने वाला है तो उसकी स्थिति क्या होती है, जिसके साथ कोई नहीं होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। चिड़िया के माध्यम से कवि ने मानव ममता का चित्रण किया है। हाँ, मानव ममता मतलब संसार में जो बातें हैं, संसार के जो लोग हैं, जैसे चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, ऐसे ही संसार के लोगों का भी होता है। इसी को ध्यान में रख करके कवि ने कहा है कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है और चिड़िया के बच्चे हैं, मतलब वो अकेला है, संसार में उसका अपना कोई नहीं है, वो अकेले अपना जीवन बिता रहा है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ आत्मविश्वास कविता से ली गई हैं और इसके माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देते कहते हैं चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल अर्थात अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है और वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते हुए अपने पंखों को तेजी से चलाती हैं। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और वे जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहिए। मतलब ये ममत्व दिखा रहे हैं कि अपने बच्चों के प्रति क्या ममत्व है, किसी की परवाह की चिंता है इनको। और इसके बाद आगे अपनी बातें कह रहा है कि वह बिल्कुल अकेला है, संसार में उसके आगे पीछे नहीं है। चिड़िया के पास तो बच्चे हैं। फिर कह रहा हूँ तुलनात्मक तरीके से उन्होंने बताया है। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होता, अर्थात कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो भला वह किसके लिए चंचल हो, अर्थात वह क्यों भाग दौड़ मचाए, क्यों भाग कर वह घर जाए। कवि के मन में जैसे ही ये प्रश्न आता है उसे महसूस होता है उसके पैर ढीले हो गए, अर्थात अपने आप को वह थका हुआ महसूस करता है। उसका हृदय इस बेचैनी से भर जाता है कि जल्दी जल्दी दिन ढल रहा है, रात होने वाली है। कहने का तात्पर्य है कि रात में अकेलेपन उसकी प्रिया की वियोग पीड़ा के कवि के मन को परेशान कर देगी। इस परेशानी से कवि का हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। मतलब ये कि वो याद करता है कि मेरे साथ तो कोई ऐसा नहीं है, मेरी परवाह करने वाला कोई ऐसा नहीं है, तो फिर मैं भला क्यों जल्दबाजी करूं। आगे चलते हैं इसके काव्य सौंदर्य की तरफ। काव्य सौंदर्य में पहले भाव सौंदर्य बताएंगे। भाव सौंदर्य में शाम निकट जानकर प्राणी अपने घर आने को उद्रित है, क्योंकि उनके घर पर कोई न कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, पर कवि के इंतजार में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, वो अकेले रहने वाला प्राणी है। आगे इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। शिथिल मतलब उसके कदम रुके हुए हैं, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है। शिल्प सौंदर्य में, शिल्प सौंदर्य बहुत आसान होता है। इसमें केवल और केवल आपको बताना है कि काव्य की जो पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं वो कैसे रची गई हैं, उनकी रचना किस प्रकार से हुई है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बातें आपको बतानी रहती है। क्या भाषा सरल और लयात्मक है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि दो बातें आपको हमेशा लिख देनी है। भाषा सरल है, आसानी से समझ में आ रही है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपको ये दो बातें हर काव्य पंक्ति में ज़रूर मिल जाएंगी, इसके लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आगे कौन किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्न अलंकार है। तो ये अलंकार जो होते हैं, अलंकार का काम ही होता है क्या, काव्य की शोभा बढ़ाना। किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाना। ये शोभा बढ़ाते हैं किसकी? काव्य की। तो यहाँ प्रश्न अलंकार है, मतलब प्रश्न पूछ करके थोड़ा सा कवि को आकर्षक बनाया, कविता को आकर्षक बनाया है कवि ने, तो इसलिए यहाँ प्रश्न अलंकार है। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न शैली में बातें की जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा कि प्रश्न पूछे, थोड़ा सा प्रश्नात्मक तरीके से कवि अपनी बात को लिखता है, तो वहाँ प्रश्न अलंकार होगा। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। अनुप्रास अलंकार को आपको हम बता ही रहे हैं कि जब वर्ण की आवृत्ति हो तो मुझसे मिलने में माँ 2 बार आ गया है, माँ वर्ण, तो एक से ज़्यादा बार जैसे वर्ण की आवृत्ति हुई नहीं, तुरंत वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसमें गेयता का गुण है। नीड़ों से बच्चों का झांकना बहुत मर्म स्पर्शी चित्र है। थोड़ा सा आप लुभावने तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ममत्व है और थोड़ा सा एक दूसरे के लिए चिंतित हैं ना। चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता है, बच्चों को चिड़िया की चिंता है कि वो झांक रहे हैं कि अभी तक चिड़िया वापस नहीं आई, और चिड़िया को ये याद सता रही है कि बच्चे घोंसले में इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हमें जल्दी पहुंचना है। तो यहाँ पर यही बातें हैं कि मर्म स्पर्शी चित्र है। ठीक, ये आपका काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि इसका जो अगर हम जानना चाहें कि इसमें कविता में जो इस कविता का सार है,
वो कविता का सार क्या होगा एक बार में अगर हम बताना चाहें पूरी कविता का, इसको आप पढ़ेंगे जब तो आपको पूरी कविता की व्याख्या अपने आप एक ही बार में कंठस्थ हो जाएगी और आप आसानी से इसको पढ़ करके व्याख्या कर सकते हैं। क्या है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। शुरुआत का जो है वो ये है और जो उसके बाद दूसरा वाला पद, 2 पद हम आपको व्याख्या करके बताए ही हैं, तो दोनों पदों का सार हमने यहाँ दिया है। आप ये कहिए कि दोनों पदों की व्याख्या भी हम इसको कह सकते हैं। सार में हम क्या कहते हैं, पूरी कविता पूरे पाठ में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को हम अपने तरीके से अपने शब्दों में छोटा करके बताते हैं। क्या, एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह, थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि कहाँ से आई है। निशा निमंत्रण में संकलित है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसी को समझाते हुए कवि कविता में कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देख यात्री तेजी से चलता है। यात्री मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता। क्यों नहीं? क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि बस थोड़ी ही देर में हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर में लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए वह शिथिल होने के बजाय, रुकने के बजाय, कदम धीमे करने के बजाय अपनी गति को तेज करता है, क्योंकि उसके मन में यह उत्साह होता है कि बस थोड़ी ही देर में हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं, एकदम उसके करीब आ चुके हैं। दूसरा है जहाँ पर उदाहरण दे करके तुलनात्मक तरीके से अपने जीवन को और संसार के लोगों के जीवन को, दोनों को कंपेयर करके तुलनात्मक तरीके से कवि ने बताया है। वो ये है कि कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता हुआ कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर अत्यधिक क्रियाशील हो उठती है। वे जितनी जल्दी हो सके अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही वह अपने पंखों को तेज़ी से चलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा होता है और वे जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इसके इतर कभी कुछ और बातें अपनी बता रहा है। वो क्या? क्योंकि वो अकेला है, उसके पास कोई नहीं है संसार में, तो इस कारण कवि को लगता है कि कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो वह भला किसके लिए क्यों भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को शामिल करे। कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है तो कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। थका हुआ महसूस करने का मतलब उसके कदम धीरे पड़ जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके परवाह करने वाला, उसकी राह देखने वाला कोई नहीं है, तो उसको चिंता नहीं सता रही है कि मेरी कोई राह देख रहा है जिसके लिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ूँ। और आगे उसी अकेलेपन की बात बता रहा है, और अकेलेपन की बात को बताते हुए कवि ये बातें कहता है कि उसके जीवन में कोई नहीं है तो क्यों वह जल्दबाजी करे, क्यों वह जल्दी जल्दी कार्य करे। अब इसके बाद मुझे उम्मीद है ये सार आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखिएगा। जो ना समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं सुधार करूँगा कि आपको ऐसे शब्द ले करके आपके सामने आए हम, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। अगर यदि मेरी जो बोलने की शैली है, अगर उसमें कुछ कठिनाई आपको लगती है समझने में, तो कुछ प्रश्न हैं, वे प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न आपको किताब के पीछे, आपके पाठ के पीछे, किताब के नहीं पाठ के पीछे नहीं मिलेंगे। ये किताब के पाठ के बीच से हैं, और मैं आपको हमेशा से एक सलाह दूंगा कि आप पाठ को पूरा पढ़िए। पाठ के बीच बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए रहते हैं वो केवल और केवल आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। हम आपके सामने कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं, जिससे आपको थोड़ा सा
यह समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और एक सलाह ये रहेगी हमेशा कि पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, पाठ समझ में आ जाएगा तो कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपको बताना है अलंकार। पहले सबसे पहले अगर अलंकार पूछा जा रहा है तो देखिए कहीं वर्णों की आवृत्ति तो नहीं हुई है। अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही तो अनुप्रास अलंकार, कहीं तुलनात्मक रूप से तो नहीं किया गया है। अगर अर्थ को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है तो वहाँ पर रूपक अलंकार। आपको एक दिन में अलंकार वाला वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा आपके सामने, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम अलंकार कैसे पहचानते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार को हम कैसे जान पाएंगे कि यहाँ इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। आते हैं दूसरे, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से क्या आशय है, आशय का मतलब क्या मतलब निकल रहा है, क्या औचित्य है इसका। तो दिन जल्दी गुजरता है, सूर्य दिन में जल्दी ढलता है, दिन का समय जल्दी निकलता है, समय परिवर्तनशील है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलने का मतलब समय परिवर्तनशील है। मैं होऊं किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ना वर्ण, यहाँ पर देखिए वर्णों की आवृत्ति कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, लेकिन प्रश्न अलंकार हम जरूर बताएंगे, इसलिए कि यहाँ पर हाँ अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हों और हित दो बार आ गया है, तो लेकिन मुख्यतः यहाँ पर प्रश्न शैली में पूछा गया है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति की होड़ में समय जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है, इसे कवि ने किस तरह समझाने का प्रयास किया है। तो ये आपको कवि ने बताया क्या है कि जल्दी जल्दी गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो कवि क्या बता रहा है कि जब लक्ष्य यात्री, देखो लक्ष्य प्राप्त करने वाला जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसको जैसे ही आभास होता है कि बस थोड़ी यात्रा और बची है, तो वो थोड़ा अपनी गति को बढ़ाता है। तो वहीं पर क्या कि यहाँ पर कवि समझाते हुए कहते हैं कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इस वजह से शाम होते देखकर यात्री तेज़ी से चलता है। अब रात होने का मतलब क्या है, जैसे ही रात होगी तो हमें अपनी यात्रा को थोड़ा सा विलंब से शुरू करना होगा, थोड़ा सा विलंब हो जाएगा हमारी यात्रा में, हम थोड़ा देर से, क्योंकि रात्रि में यात्रा नहीं हो पाएगी तो रुकना पड़ेगा। जबकि बस थोड़ी सी और दूरी की बात है तो शाम होते ही थोड़ा यात्रा को हम तेज़ गति से पूरी करने का प्रयास करते हैं। क्या यात्री को पता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, मतलब बस थोड़ी सी ही यात्रा बची हुई है, वह दिन भर थका होने के बावजूद जल्दी जल्दी चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास तरंग आशा भरकर अपने पैरों की गति को कम नहीं होने देता है। तो यहाँ पर इसका प्रयास किया है क्या कि कोई भी व्यक्ति जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जब वह करीब पहुंच जाता है तो वह रुकना नहीं चाहता है। इसके लिए मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन करते समय, व्याख्या देते समय हमने बताया था क्या कि जब एक अलग उदाहरण मैंने दिया था क्या कि जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं, समय हमारे पास कम होता है, समय बीतने वाला रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और हमें पता है कि क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे, तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर हम रुक जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमारे लिए उस समय लक्ष्य क्या होता है, सभी प्रश्नों को हल करना। यात्री के लिए लक्ष्य क्या होता है, अपनी यात्रा को पूरा करना। तो बस यही बताया है। चिड़िया दिन ढलने पर चंचल क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको अपने बच्चों की याद है, और अपने बच्चों की याद में वह अपने घोंसले पर, उसका लक्ष्य क्या है, घोंसले पर पहुंचना। तो वह घोंसले पर जल्दी पहुंचना चाहती है, इसलिए कि बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, इसलिए वह थोड़ा सा अपनी गति को बढ़ा देती है, चंचल हो जाती है। क्या चिड़िया दिन ढलने पर अर्थात अत्यधिक क्रियाशील होती है, जितनी जल्दी हो सके वह
अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, और यह ध्यान आते ही वह पंखों को अपने थोड़ा तेज़ी से चलाती हैं, और दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है तो वे जल्दी पहुंचना चाहती हैं अपने घोंसलों में। कभी अपने आप को थका हुआ क्यों महसूस करता है? क्यों थका हुआ महसूस करता है? इसलिए क्योंकि संसार में उसकी राह देखने वाला, उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है, तो वह क्यों जल्दी करे? तो इसीलिए वह खुद को थका हुआ महसूस करता है। क्या? कोई उसकी प्रतीक्षा करने के लिए नहीं है, कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अकेला मानता है। इस कारण कवि को लगता है कि उससे मिलने के लिए कोई परेशान नहीं होता, अर्थात कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो वह भला किसके लिए चंचल, अर्थात वह किसके लिए भागकर घर जाए जब कोई उसकी राह देखने वाला ही नहीं है। वह अकेला है, वह किसी के साथ ममता से जुड़ा ही नहीं है, वह अपना जीवन अकेले व्यतीत कर रहा है, तो क्यों वह जल्दबाजी करे? तो जैसे ही यह प्रश्न आता है उसे महसूस होता है कि वह उसके पैर ढीले हो गए हैं, अर्थात अपने आप को कभी थका हुआ महसूस करता है। थका हुआ महसूस क्यों करता है? क्योंकि उसके पास कोई नहीं है जिसकी चाह में, जिसके लिए वह थोड़ा तीव्र गति से चले। आगे चलते हैं। अगर इससे कुछ और प्रश्न बनाया जाए, अगर इससे आपको एक प्रश्न और दिया जाए कि इससे हम आपको बताते हैं कि इससे और संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। यदि कहा जाए इस पाठ का आप अन्य शीर्षक, इस कविता का आप अन्य शीर्षक क्या देना चाहते हैं, तो अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? आप कहेंगे आपके अनुसार अन्य शीर्षक बताइए। एक प्रश्न इसका और बन सकता है। तो ये अन्य शीर्षक जो होता है उसको हम इस तरीके से लेते हैं जिससे कि उसी शीर्षक के चारों तरफ सारी बातें बताई गई रही हों। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस बात की दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस बात की ज़्यादा प्रधानता दिख रही है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके लिए हम इसका अलग से शीर्षक दे सकते हैं। अन्य शीर्षक इसका और भी कह सकते हैं। क्या? ये पहला हुआ। दूसरा, परिवर्तनशील समय, परिवर्तनशील समय, ये इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। दोनों शीर्षक अपने आप में ठीक हैं, उपयुक्त हैं, क्योंकि समय की बातें की गई हैं, दिन ढलने की बात की गई है, इसका मतलब जो परिवर्तन है, समय बीतने की बात की गई है। ये दो बातें आप बता सकते हैं। तो इसका अन्य शीर्षक ये भी हो सकता है, जो कि इसका एक अतिरिक्त प्रश्न हम नहीं बता पाए थे आपको, वो ये हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये जितनी बातें अभी हमने आपको बताया सब आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो आप वीडियो को बीच में रोक करके ऐसे ही देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जहाँ भी आपको कठिनाई लगती है वहाँ पर आप थोड़ा रुक करके समझेंगे। मैंने आपको जगह जगह पर बीच बीच में कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए बीच बीच में हमने आपको रेखांकित करके बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा पाठ, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए, अच्छे से दोहराते रहिए, परीक्षा के दृष्टि से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।